नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज आपके सामने एक पिशाची चेहरा रखूंगा, एक ऐसा चेहरा जिसने अंधाधुंध लोगों के प्राण लिए हैं, एक ऐसा चेहरा जिसका कभी भी, जिसकी टेढ़ी नज़र हम पे हो सकती है, कोई भी हो सकता है हमको नुकसान पहुंचाए। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पूरी दुनिया में जो सत्ता तंत्र है वो खून का प्यासा हो गया है। आज इसलिए बात करेंगे क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जिस दिन दुनिया की हैवानियत ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। दुनिया की हैवानियत ने एक नए ऊंचाई को छूना गलत होगा, एक नए लेवल पर गिरी है वो। बात करेंगे इज़राइल और गाज़ा की, और गाज़ा में और इज़राइल में क्या हो गया और कहाँ किस हद तक ये लोग गिर चुके हैं। शब्द नहीं मिल रहे मुझे बोलने के लिए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर हूँ। ये वो हैवानियत है, वो दरिंदगी है जिसको देखकर शैतान भी तरस खाने लगे, उसको भी दया आने लगे कि भैया अब बहुत हो गया, ये तो शैतान से भी ज़्यादा है। और इस दरिंदगी की तरफ हम जाएं तो उससे पहले एक कार्टून मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये कार्टून छापा है, जॉर्डन का अखबार है, और उसमें नेतन्याहू को खून पीते हुए दिखाया गया है। इसमें नेतन्याहू के हाथ में एक बर्तन है जिसकी शक्ल गाज़ा पट्टी जैसी है, और उसमें से वो खून पी रहा है। ये कार्टून जब छपता है तो क्यों छपता है, इसके छपने का एक ओकेजन है, एक मौका है। और ये कार्टून इसलिए छप रहा है कि नेतन्याहू ने जिस तरह से आम लोगों का कत्लेआम किया है, एक सवाल, जिस सवाल को अपने दिमाग में रखेंगे तो बाकी के वीडियो की गंभीरता समझ में आएगी। वो सवाल ये कि नेतन्याहू ने जो कार्रवाई की गाज़ा के अंदर, क्या गाज़ा के अंदर सिविलियंस को इतनी बड़ी संख्या में मारे बगैर मिलिट्री ऑपरेशन संभव नहीं था? यह सवाल आज नेतन्याहू के सामने होना चाहिए, अमेरिका के सामने होना चाहिए, और दुनिया की सारी ताकतों के सामने होना चाहिए। क्योंकि इस सवाल के जवाब में ही छिपा है कि नेतन्याहू को कड़ा से कड़ा दंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। आज क्यों नहीं कोई ये मांग कर सकता कि उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए या उनको गोली मार देनी चाहिए। और वो इसलिए मांग नहीं कर सकता क्योंकि नेतन्याहू सत्ता का हिस्सा है, वो एक जगह शासक हैं। अगर वो सरकार में ना बैठकर इस तरह का आतंकवाद करते तो ये सारी मांगें जायज़ मानी जाती हैं। तो ये अंतर है आम आदमी और सरकार में। इससे आगे अगर आप जाएं तो पहले ये समझ लें कि आज ये सारी बातें क्यों हो रही हैं, आज कार्टून क्यों छप रहा है, और आज ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। क्योंकि आज वो मौका है, वो जगह है जहां पर गाज़ा का युद्ध पहुंच गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है कि ऐतिहासिक रूप से लोगों की जान ली गई है गाज़ा में, और 20,000 लोग मारे गए हैं अभी तक। ये अपने आप में ये स्टोरी है एडम टेलर की, वॉशिंगटन पोस्ट में। वो ये बता रहे हैं कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 7 अक्टूबर से अब तक 20,000 लोगों को मार दिया जाना। और ये जो मौतें हो रही हैं, इस मौत के पीछे कोई और नहीं है, सिर्फ एक आदमी की नफ़रत और अपनी गद्दी को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने की। देखिए, हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं, वो दारा शिकोह था, उसको उसके भाई ने मार दिया, बाप को कैद कर दिया। किस लिए? सत्ता के लिए। सत्ता के लिए ही युद्ध होते हैं, सत्ता के लिए ही लाखों लोग मारे जाते हैं, सत्ता के लिए ही परमाणु बम बने हैं। तो इससे सत्ता का पूरा कैरेक्टर अगर आप देखेंगे, सत्ताधारियों का कैरेक्टर देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि भाई नेतन्याहू अगर अपनी सरकार बनाने के लिए इतना गिर रहा है तो ये कैरेक्टर है, क्लास कैरेक्टर है, ये वर्ग चरित्र है। उस क्लास के लोगों का कैरेक्टर ये है कि जो सत्ता में बैठ जाता है वो हटना नहीं चाहता, उसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहता है। सौभाग्य से हमारे भारत में अभी तक इतना ज़्यादा सत्ता के लिए गिरे हुए लोग पैदा नहीं हुए।
चालबाज हैं, बहुत तरह की हरकतें करते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, सब करते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह का व्यापक नरसंहार आज फिर याद दिलाने का वक्त है कि नेतन्याहू ने ये जो सब कुछ किया है, इसके पीछे एक बड़ी वजह नेतन्याहू का सत्ता का लोभ है। जिस तरह से यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर कानून बना है, मेरे दूसरे चैनल पे पढ़ा हुआ है कि चुनाव आयोग को की नियुक्ति खुद ही सरकार, उनका एक कैबिनेट मंत्री और साथ में विपक्षी नेता को बिठा के मीटिंग करेंगे, बहुमत में सरकार रहेगी रहेगी। अब मोदी जी के खिलाफ कोई कैबिनेट मंत्री तो बोल नहीं सकता, और वो तय कर देंगे ये आदमी कल से चुनाव आयुक्त होगा। सीबीआई के चीफ की भी नियुक्ति होती है, तो उसमें भी एक सत्ता की तरफ से प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं ताकि न्यूट्रल रहे मामला। खैर, और इसके साथ साथ एक और नियम कर दिया गया है कि अब अगर कोई भी बुरी हरकत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी करते हैं, तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। फुल सेफ्टी दे दी उनको, धांधली करो पकड़े जाओ, क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। ये बदलाव आ गया। कब? 141, 143, 149 जो भी संख्या है उनको संसद से बाहर निकाल के, और जब वो बाहर निकल गए तो सरकार ने कानून पास किया। खैर, वापस लौटते हैं इजराइल पे। तो इसी तरह से नेतन्याहू ने अपनी गद्दी को सुरक्षित करने के लिए कानून में बदलाव कर दिया, और यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम की गई है, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयुक्तों के और भी सुप्रीम कोर्ट की ताकत वहाँ पे भी कम कर दी गई। उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल की सरकार की ताकत को कहा था कि भाई वो चुने हुई सरकार है तो उसको अधिकार होना चाहिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह के, किस अधिकारी को कहाँ लगाया जाए। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुपरसीड करते हुए कानून बना दिया, और यही हो गया चुनाव आयोग के मामले में। ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि आप चुनाव आयोग जो है उसको सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री बैठ के 3 आदमी की कमेटी तय करे। तो आप ये कानून ले आए हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। उसी तरह से नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट की ताकत खत्म करने का एक कानून लाए, और उस कानून के तहत ये था कि कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का अगर किसी के खिलाफ आता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, तो उसकी कुर्सी नहीं जाएगी, उसकी गद्दी नहीं जाएगी। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार के आरोप थे। ये भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे थे कि उन्होंने वहाँ पर अपना एक गोदी मीडिया खड़ा कर लिया था। कुछ चैनलों के साथ में, कुछ अखबारों के साथ में उनकी डील हो गई थी, और उन्हें ये डील हुई थी कि वो उन अखबारों का प्रसार या सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए नेतन्याहू मदद करेंगे, बदले में वो नेतन्याहू का आरती उतारेंगे। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जब इस भ्रष्टाचार से मैं अपनी गद्दी बचाने के लिए कानून बदला गया, कानून इसलिए बदला गया क्योंकि ये भ्रष्टाचार में पकड़े जाने वाले थे, तो जब ये कानून बदलने लगे तो इजराइल के लोग सड़कों पर उतर आए। 10% आबादी इजराइल की सड़कों पर खड़ी हुई थी नेतन्याहू के खिलाफ, और नेतन्याहू उस क्राइसिस में थे, और माना जाता है कि उस क्राइसिस में अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू ने ये फैसला चला गाज़ा पट्टी में हमला करने का। और ये कई लोगों ने आरोप लगाया है कि नेतन्याहू का अपना रचा हुआ षड्यंत्र था जो हमास का हमला हुआ है। ये आरोप है, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये बात कही जा रही है। और ये परिस्थितियाँ भी हैं कि नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में थी, और ये भी परिस्थितियाँ हैं कि नेतन्याहू जो है वो एक कानून ला रहे थे और उसके खिलाफ जनता खड़ी हुई थी। खैर, एक लेख छपा है न्यूयॉर्क पोस्ट में, और वो लेख ये कहता है कि जितनी सुरंगें हैं हमास की गाज़ा के अंदर, वो सुरंगें अमेरिका के पैसे से बनाई गई। और सुरंगों का मतलब वो मत समझिएगा रेट माइनिंग वाला, जैसे कि अभी वो बड़ी बड़ी टनल हैं जिनके अंदर गाड़ियाँ चल सकती हैं 40-50 किलोमीटर तक, रसद ले जाई जा सकती है, सैनिक जा सकते हैं। वो सुरंग का मतलब ऐसा है, छोटी मोटी सुरंग नहीं है, वो बड़ी सुरंग है। जैसे कि सबवे होता है दिल्ली में या दूसरे शहरों में, सड़क पार करने के लिए ज़मीन के अंदर उतरें और पार जाएं, जिसमें 100-50 आदमी एक साथ चल लेते हैं, उस तरह की पक्की बनी हुई सुरंग है जिसमें गाड़ियां भी चल लेती हैं। और ये जो बड़ी टेक्नोलॉजी से लेके बड़ा खर्चा है, ये खर्चा इस अखबार का कहना है कि अमेरिका ने किया। तो जब आरोप लगते हैं, आरोप ये भी लगा कि इसकी जांच की भी बात हुई है कि जब ये वहाँ तैयारियां चल रही थी सारी की सारी हमास की। मैं इसलिए आ रहा हूँ कि ये सब समझना ज़रूरी है। ये भले ही रेफरेंसेस हैं, आपने मेरे किसी पुराने वीडियो में सुने हों। तो तैयारी चल रही थी
हमास में वहाँ पर, और हमास की इस हमले की, और एक रिपोर्टर ने वहाँ की बाकायदा ट्वीट किया था कि वहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो नेतन्याहू ने उसको इग्नोर कर दिया था और आरोप लग रहा है कि उन्होंने जानबूझ के इग्नोर किया। उस पर जवाब भी उन्होंने दिया है। नेतन्याहू के बेटे की सुरक्षा के लिए, अब आप सोचिए, दूसरों के बच्चों को मारने वाला, उसके बेटे की सुरक्षा पे अनाप शनाप खर्च हो रहा है। वो अमेरिका में रहता है और इसलिए खर्च हो रहा है क्योंकि नेतन्याहू जो है वो, सबके बच्चे जा रहे हैं वहाँ युद्ध लड़ने के लिए इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू का बेटा क्यों नहीं जा रहा है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। और ये जब सवाल उठ रहे हैं तो इस बीच में जब 20,000 मौतों की खबर आ रही है, उन मौतों की खबरों के बीच में एक बड़ा सवाल न्यूयॉर्क टाइम्स ने उठाया है। ये सवाल कि ये मौतें क्या टाली जा सकती थी, इसके उत्तर में आता है। और इसके उत्तर में आपको बताऊं कि इस बीच में CNN ने एक खबर छापी है, CNN ने खुलासा किया है, और वो खुलासा ये कहता है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर लोगों को मारा है। इसका ये इंटरप्रिटेशन है, वो कहते, वो नहीं लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2000 पाउंड के बम गजा पे गिराए गए हैं, ये एनालिसिस किया गया है। और 4-5 रिपोर्टर ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया CNN का और इस खबर को निकाला। वो ये बता रहे हैं कि 1000 फुट तक की दूरी तक एक परिंदा भी नहीं बच सकता, इतने बड़े बड़े बम इन्होंने गिराए हैं। और ये बड़े बड़े बम जो है, ये एक कंपनी है सिंथेटिक करके नाम है इसका, ये एनालिसिस का काम करती है। और इसका कहना है कि ये जो बम गिरे हैं, जो सैटेलाइट इमेजरी है शुरू के, वो बता रही है कि 500 क्रैटर्स बन गए हैं, देखे गए हैं सैटेलाइट से गड्ढे, अब तो और बढ़ गए होंगे, जो करीब 12 मीटर व्यास के हैं, 40 फुट व्यास के। 40 फुट व्यास मतलब 40 फुट डायमीटर, मतलब 40 फुट लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब जो भी मान लें, उसके गड्ढे हैं। और वो अक्सर इतने बड़े गड्ढे 2000 पाउंड का बम गिराने पर ही होते हैं। अब 2000 पाउंड का बम गिरने का मतलब समझिए, ये बम इतना बड़ा बम है कि इससे पहले आईसिस के ऊपर, मौसुल में, इराक में, जहां पर भी अमेरिका ने बम गिराए हैं, इतना बड़ा बम नहीं गिराया, उससे 4 गुना बड़े बम ये गिराए गए हैं। कहां गिराए गए हैं? दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली बस्तियों में से एक पर, गजा पर। अगर वहां पर, गाजा पर, अगर आम लोग, इतनी घनी आबादी रहती है, वहां पर अगर आप इतना भारी बम गिराने का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि वो जो खून पीता हुआ कार्टून छापा गया है, उसमें गलत क्या है? और फिर वही सवाल कि क्या सिविलियंस को बचाया जा सकता था? अगर बचाया जा सकता था और नेतन्याहू ने नहीं बचाया, तो क्या ये मानवता के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा अपराध है, नरसंहार है? जिस हिटलर ने यहूदियों को इतना सताया, नेतन्याहू उस हिटलर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। क्योंकि इस तरह से आम लोगों का कत्लेआम स्वीकार नहीं किया जा सकता। या तो नेतन्याहू दुनिया के सामने ये साबित करें कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था और आम आदमियों को बचाया ही नहीं जा सकता था, तो बात अलग है। जिस तरह से हवाई हमले किए, बम गिराए, ये अपने आप में कहीं पर भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन पैक्ड नहीं है जितनी गजा में है। ये CNN लिख रहा है, एक इलाके में इतनी घनी आबादी। The use of 2000 pound bomb is an area as densely populated as Gaza mean it will take decades for community to recover. यानी इस जगह के लोगों को वापस सामान्य हालत होने में दसियों साल लगेंगे। दसियों साल का मतलब होता है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। ये पूरे की पूरी तस्वीर आपके सामने है और उस तस्वीर के बाद में पूरी दुनिया इसको लेकर परेशान है। हालत आप कल्पना कीजिए, कनाडा जैसा देश, पश्चिम का पिट्ठू है, उसने कहा भैया अगर वहाँ के शरणार्थी, उनका कोई रिश्तेदार कनाडा में रहता है तो हम उनको वीज़ा देने को तैयार हैं, अगर गजा के लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। अरब देश, सुएज़ नहर की कमाई खाने वाला,
मिस्र, इजिप्ट जो आप कह लें, वो गज़ा के लोगों को शरण देने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके पीछे वजह क्या है। लेकिन ये एक अपने आप में, जिसको आप एक नॉर्मल युद्ध मान रहे हैं, एक सामान्य कार्रवाई मान रहे हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में कार्रवाई हुई थी वैसे ही मान रहे हैं, तो ये वैसा मामला नहीं है। आप सोचिए, एक पूरे की पूरी लंबा इलाका है पट्टी जैसा, उस आधे इलाके के लोगों, आपके शहर में कोई पुराना शहर हो, जो लोग भी पुराने शहर में रहते हैं, जैसे भोपाल में पुराना भोपाल है, दिल्ली में पुरानी दिल्ली है, ऐसे घनी आबादी वाले जो इलाके हैं उनमें जो लोग रहते हैं, पुराने लखनऊ में अमीनाबाद चले जाइए, अलग अलग जगह, हैदराबाद पुराना देख लीजिए, उतनी से भी ज़्यादा घनी आबादी के लोग, और उस आधे शहर को कहा जाए आप खाली करके बाकी आधे शहर में जाइए, और घनी आबादी, और उस घनी आबादी के ऊपर इतने भारी बम। तो ये आपको देखने में लग रहा होगा कि होता होगा ऐसा, लेकिन ये अपने आप में ये ठीक वैसे ही है कि आप अपने पीछे कहीं पे कोई कुत्ते उत्ते रहते हो, उनके ऊपर बहुत सारा गर्म पानी डाल दें। ये भी उतना भी निर्मम नहीं है, बल्कि ऐसा है कि कहीं पे आपको एक कॉकरोच का झुंड दिखे और उसके ऊपर बहुत सारा स्प्रे मार दें, उसमें 150-200 कॉकरोच मारे जाएं। इस तरह से इंसानों को मारा जा रहा है, कॉकरोचों की तरह। और ये आज जब आंकड़ा इतना ऊपर पहुंच जाता है तो सबको इस पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पीएम मोदी से भी फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने कहा हम दोनों पक्षों से बातचीत करें, शांति के लिए जो हो सकता है करेंगे। आदमियों को मारा जा रहा है बम गिरा गिरा के, आम लोगों को। वो तो कंक्रीट की टनल में हमास वाले हैं, वो टनल भी तुमने बना के दिए, उसके पैसे तुमने दिए हैं, उनको पैसे की मदद नेतन्याहू ने भी की है हमास को, और आज वो लोग तो सुरक्षित हैं। वो लोग आपके ऊपर हमला भी कर दे रहे हैं, आपके सैनिकों को भी उड़ा दे रहे हैं जब दाएं बाएं होते हैं तो। लेकिन आम आदमी, हमारी चिंता आम आदमी की होनी चाहिए। इस तरह से कहीं पे भी कोई भी युद्ध का कायदा नहीं है इसमें आम लोगों पे आप बम गिराएं, बेकसूर लोगों पे बम गिराएं, हाल के पैदा हुए बच्चों को मार डालें। एक भी अस्पताल, अब WHO कह रहा है, काम नहीं कर रहा है, सारे अस्पताल ख़त्म हो चुके हैं, लोगों पे बम गिर रहे हैं, इलाज नहीं करा सकते, दर्द से मरेंगे, गोली नहीं खा सकते। क्यों? अस्पताल ही वहाँ के नष्ट कर दिए गए। ऐसी हृदय विदारक स्थिति में आज वहाँ के लोग हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने आप को एकांत में 5 या 10 मिनट उस जगह पर रख के देखिए, उन हालात में रख के देखिए, उनकी जगह रख के देखिए, फिर सोचिए कि युद्ध कितनी गंदी चीज़ है। युद्ध कोई भी करे, मेरा देश करे, दूसरे का देश करे, मेरा मारे उनका मारे, जो लड़ रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। बच्चा सो रहा है अस्पताल में, उसको नहीं पता है, वो अपनी मम्मी के पास सो रहा है, उसकी माँ सो रही है, उसको नहीं पता अगले पल उसके घर पे मौत आएगी, आग का एक बड़ा सा गोला आएगा जिसमें वो जल जाएगा, झुलस जाएगा, तड़पेगा, मारा जाएगा। वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।